नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। उत्तर प्रदेश की रेरा ने घर खरीदारों के हित में एक फैसला लिया है। अब बिल्डर्स को घर खरीदारों को घर का असल एरिया साफ साफ बताना होगा। अब तक कई बिल्डर्स कॉमन एरिया को भी शामिल करके पूरे का पैसा घर खरीदारों से मांगते थे। घर के साथ ही कॉमन एरिया की कीमत देनी पड़ती है। कई बार तो घर बहुत छोटा मिलता है और कई बिल्डर ये बताते ही नहीं कि कारपेट एरिया कितना होगा। लेकिन अब यूपी रेरा ने कह दिया है कि सुपर एरिया यानी कि जिसमें कॉमन एरिया भी शामिल होता है उस पर फ्लैट नहीं बेचे जा सकेंगे। तो क्या कहा है, पहले इस ग्राफिक्स के जरिए देख लीजिए। यूपी रेरा ने यह कहा है कि सुपर एरिया पर फ्लैट की बिक्री अवैध मानी जाएगी। कारपेट एरिया के आधार पर फ्लैट बेचना होगा। सुपर एरिया का कोई औचित्य नहीं है। रेरा अधिनियम में सुपर एरिया की कोई परिभाषा नहीं है। रजिस्ट्रेशन के समय फ्लैट की संख्या, दूसरी जगहों का उल्लेख होता है। यूपी रेरा के पोर्टल पर बिक्री के लिए एक मॉडल समझौता है। मॉडल समझौता कारपेट एरिया पर ही आधारित है। तो ये इसके मतलब क्या है और इसके क्या असर होंगे? हमारे साथ इस समय जुड़े हैं यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी। आपका धन्यवाद एनडीटीवी को समय देने के लिए। संजय जी, आपसे ये समझना चाहूंगी कि यूपी रेरा ने जो ये आदेश दिया है उसका क्या विस्तार है, इसके बारे में हमें बताइए कि ये ऑर्डर है क्या। देखिए, इसमें जो रेरा अधिनियम है 2016 का, रेरा एक्ट 2016 और यूपी रेरा रूल्स 2016 और रेगुलेशन जो है, उसमें एक्ट में बहुत साफ लिखा है कि कुछ चीजें उसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दी गई है। जैसे ओपन पार्किंग स्पेस को बेचा नहीं जाएगा, केवल अलॉट किया जाएगा। मतलब अलॉट इन द सेंस किसका कहां पे होगा, जिससे आपसी कोई विवाद ना हो, वो असाइन किया जाएगा कि ये एरिया इनके पार्किंग का है, फ्लैट नंबर ए, फ्लैट नंबर बी, फ्लैट नंबर सी। उसी प्रकार, क्योंकि एक होता है सुपर एरिया जिसपे बिल्डर्स आज तक प्रॉपर्टी डील करते थे विद द अलॉटीज, होम बायर्स। तो उसमें दिक्कत ये होती है कि होम बायर्स को पता नहीं होता है कि सुपर एरिया में कितना उनका एक्चुअल जो 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 खरीद रहे हैं अपार्टमेंट या पेंट हाउस या जो भी, तो उसमें कितना फ्लैट वगैरह जो भी, तो उसमें कितना उनका पोर्शन है और कितना कॉमन एरिया का या कम्युनिटी एरिया का उनके फ्लैट पे लोड किया गया है। तो सुपर एरिया लोडिंग का एक जो फॉर्मूला इनका होता है, जो स्टैंडर्ड रूप से 15% से 20% के बीच होना चाहिए, वो 45-50% तक लोड कर देते हैं। तो अब हम लोगों ने बहुत स्पष्ट किया है कि जो रेरा अधिनियम है उसमें बहुत साफ है कि आप कारपेट एरिया पे ही, क्योंकि जो आपका सेल डीड बनता है, जो विक्रय पत्र होता है, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके आप अपने नाम से एक बैनामा करते हैं, तो उसमें कारपेट एरिया ही मेन होता है, जो आपका अपना पोर्शन होता है जो आप यूज करते हैं। तो अब हम लोगों ने कह दिया है कि कॉमन एरिया को आप अपने कैलकुलेशंस में जो भी करना है कर ले, लेकिन अलॉटी को, होम बायर को आप साफ रूप से बताएंगे कि वो कितने कारपेट एरिया वो उनको बेचने जा रहे हैं और कारपेट एरिया कितना है जिसके ऊपर वो उनसे कीमत ले रहे हैं। जैसे अगर 2000 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का है, तो आज की तारीख में 3000 का भी सुपर एरिया हो सकता है, 3500 का भी हो सकता है, 4000 भी हो सकता है। तो अब उनको साफ कहना होगा कि 2000 ये कारपेट एरिया है और 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हम आपका 20 लाख रुपया या वॉट एवर एक्स अमाउंट हम चार्ज करेंगे। तो उसमें फिर आगे चल के मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगा और जब ये कारपेट एरिया पे अपना पूरा कंप्यूटेशन करेंगे तो फिर मार्केट में कंपटीशन होगा कि अगर कोई बिल्डर कारपेट एरिया ज्यादा रखेगा तो वो पकड़ में आएगा, क्योंकि आज सुपर एरिया कितना लोड कर रहा है कोई समझ नहीं सकता है। एक कॉमन अलॉटी नॉर्मल होम बायर समझ नहीं सकता है कि कितना वो लोड कर रहा है, तो उसमें वो हरदम कंफ्यूजन के स्टेट में वो गुमराह हो सकता है। लेकिन कारपेट एरिया तो आराम से आप नाप सकते हैं कि आपने कितना बिल्टअप एरिया खरीदा है और उसमें इतना कारपेट एरिया। बिल्टअप एरिया का मतलब होता है कारपेट एरिया प्लस जो आपके वॉल्स के अंदर होता है। तो आपको आगे से जितना भी आप बेचेंगे वो सुपर एरिया पे ना बेच करके स्पष्ट रूप से बिल्टअप और कारपेट पे आप बेचेंगे।
काफी इसमें एक तरह से पारदर्शिता दिख रही है। स्पष्ट रूप से जो एरिया सुपर एरिया पे मकान नहीं बिक सकेंगे, ये इसमें साफ कर दिया गया है। तो इससे पारदर्शिता लगता है कि बढ़ेगी, पर इसके क्या असर दिखाई देंगे घरों की कीमत पर? कहीं बिल्डर्स इसे मानेंगे? बिल्डर्स पर क्या असर होगा? क्या मकान के दाम बढ़ जाएंगे? इस तरह का भी की कोई आशंका है? देखिए, इसमें पहले भी जैसा 1,000 स्क्वायर फीट का कोई खरीदता था तो बिल्डर 1,500 भी उसमें सुपर एरिया बोल के बेचता था, 1,800, 2,000 या 1,200। तो वो एक रेंज उसके पास था। तो वो बिल्डर की निष्ठा और वो ग्राहक के ऊपर डिपेंड करता था और मार्केट पे डिपेंड करता था, डिमांड सप्लाई पे। अगर सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो वो लोड ज्यादा करता था। अब जब आप बिल्टअप एरिया और कारपेट एरिया पे बेचोगे, ये नापा जा सकता, क्योंकि पूरे प्रोजेक्ट में कोई भी होम बायर या बिल्डर अलॉटी ये पता नहीं कर सकता कि क्लब का कितना हिस्सा मेरे सुपर एरिया में आया, गार्डन का कितना आया, लॉन्स का कितना आया, पार्किंग का कितना आया। तो ये हरदम एक प्ले करने के लिए बिल्डर के पास में या प्रमोटर के पास में एक हैंडल होता था। लेकिन जब एक्ट ने ये कह दिया कि आप कारपेट एरिया और बिल्टअप एरिया पे आप करेंगे, आप सुपर एरिया पे नहीं करेंगे, तो उसी को हम लोगों ने इसको लागू कर दिया तत्काल प्रभाव से कि आप भविष्य में जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो कारपेट एरिया और बिल्टअप एरिया पे होंगे, जिसमें जो नापा जा सकता है। एनी अलॉटी कैन काउंट कि उसका कितना कारपेट एरिया, कितना उसका बिल्टअप एरिया। तो जितना उसका वॉल टू वॉल बाहर वाला आ रहा है इंक्लूडिंग ऑफ वॉल, वो उसका बिल्टअप एरिया हो गया। और बिल्टअप एरिया के वॉल के अंदर का जितना जहां आप कारपेट बिछा सकते हो, वो आपका कारपेट एरिया हो गया। तो एनीबडी कैन नाउ काउंट दिस, कैलकुलेट दिस एंड कैन क्वेश्चन द बिल्डर। और अगर बिल्डर उनको 2,000 बोल के 1,800 देगा, तो दे कैन ऑलवेज कम टू रेरा फोरम एंड फाइल अ कंप्लेंट एंड गेट अ रिलीफ एंड गेट इफ ही हैज चार्ज मोर, ही कैन गेट दैट मनी बैक। बट सुपर एरिया में ये करना बहुत कठिन काम है, अलॉटी के लिए नामुमकिन है। लेकिन हम लोग के लिए भी इतने लाखों फ्लैट्स में जाके हमारे पास भी सिस्टम नहीं है कि हम जाके उनको नाप जोक करके एग्जैक्टली बताएं। तो दैट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए हम लोगों ने एक्ट का कंप्लायंस को लागू करा दिया है। जी जी, धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। ये साफ है कि पारदर्शिता बढ़ेगी और ये बायर्स के पास विकल्प हो गया है कि अगर आपको ज़्यादा का वादा करके कम एरिया बेचा जा रहा है या कीमत ज़्यादा की ली जा रही है, तो आपके पास एक विकल्प है कि आप इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, रिफंड दे सकते हैं, बिल्डर के खिलाफ आप रेरा में जा सकते हैं। तो इस पर यह भी समझेंगे कि बिल्डर्स को इस पर क्या असर पड़ेगा और जो घर खरीदार हैं वो इसको किस तरह से देख रहे हैं। लेकिन पहले इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज़ क्रिकेट से जुड़ी हुई। भारत ने दक्षिण अफ्रीका से केप टाउन टेस्ट जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। पहला टेस्ट भारत पारी से हारा था और इस लिहाज से ये जीत बड़ी है। लेकिन बस 1.5 दिन में खत्म हो गए इस टेस्ट मैच में पिच खलनायक रही। पहले ही दिन 23 विकेट गिरे। दक्षिण अफ्रीका पहली पारी में 55 और दूसरी पारी में 176 रन पर ऑल आउट हो गया। भारत को जीत के लिए 79 रन चाहिए थे, जो भारत ने 3 विकेट खोकर बनाए। और भारत की ओर से यशस्वी, शुभमन और कोहली आउट हुए। रोहित शर्मा एक छोर पे टिकट रहे। हमारे साथ विमल मोहन इस वक्त जुड़ गए हैं। ये जीत काफ़ी बड़ी बताई जा रही है। जिस तरह से सीरीज अब बराबर कर ली है भारत ने, लेकिन पहला टेस्ट भारत पारी से हारा था। तो विमल, क्या काम किया अब भारत के लिए? देखिए, आपने पहले ही बताया कि पिच ने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन क्रेडिट देना होगा टीम इंडिया के गेंदबाजों को, खास करके पहली सीरीज में पहला जो पारी थी उसमें मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट लिए, दूसरी पारी में बुमराह ने 6 विकेट लिए। और जिस तरह की पिच थी उस पर टेस्टिंग कंडीशन था। आप देखिए, भारत जो पूरा क्रिकेट का जो इतिहास है, करीब 146-47 साल का, करीब 1877 में शुरू हुआ था, ये सबसे छोटा टेस्ट कहा जा रहा है। तो अगर ये इस तरह की पिच इंडिया में होती तो कितने सवाल उठते हैं। आप रैंक टर्नर बोलने लगते हैं, सबसे छोटा 150 साल के क्रिकेट के इतिहास में रहा है। बड़ी बात यह रही भारतीय जीत के लिहाज से भी देखें, फाइनल फ्रंटियर कहा जा रहा था साउथ अफ्रीका को, और फाइनल फ्रंटियर का जो फाइनल इम्तिहान है वो इंडिया ने बहुत अच्छे से पास किया। और एक तरह से जो सीरीज जीत के इरादे से हम गए थे वहां, लेकिन कम से कम सीरीज बराबरी हुई, ये बहुत बड़ी बात है नगमा। और
टीम के खासकर गेंदबाजों को इनकी तारीफ करनी पड़ेगी, न सिर्फ बुमराह और मोहम्मद सिराज की, बल्कि मुकेश कुमार हैं जो कि यहां पे चमके हैं। और इस तरह के जो गेंदबाजी ओवरऑल और टीम इंडिया ने जो प्रदर्शन किया है, खासकर जैसे आप बता रही हैं पहले टेस्ट में हार के बाद, तो ये जबरदस्त वापसी है और भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ी राहत की भी बात है। इससे भारतीय टीम याद रखेगी। लेकिन इस मैच को पूरी दुनिया की इस पे नजर है और इस पिच पे जरूर बात होगी और मुझे लगता है कि आईसीसी इसको खराब पिच डिक्लेयर जरूर करेगा। शॉर्टेस्ट टेस्ट रहा विमल। बिल्कुल, आप देखिए 1877 में पहला टेस्ट मैच हुआ था और 14.3 ओवर में जीतना था दूसरी पारी में भारत को। अगर वो होता तो सबसे छोटा हो जाता। भारतीय बल्लेबाजों ने एप्लीकेशन दिखाया है, क्योंकि आप पहले मैच में जिस तरीके से आ रहे थे, ना गेंदबाजी चली, ना बल्लेबाजी, ना फील्डिंग आपकी अच्छी थी। इस पूरे मैच में एक केएल राहुल ने एक एडन मार्करम का एक कैच जरूर ड्रॉप किया था, लेकिन इसके अलावा ओवरऑल फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, वहां पे आपने अपना जो है जलवा दिखाया है। जिस तरह की पहली पारी में भी आप देखें, हमारे 7 बल्लेबाज 0 पे आए हैं। आखिरी जो 6 विकेट है 153 भी गिरे जी। तो पिच बहुत ही डिफिकल्ट थी। एक अगर लेंथ किसी भी गेंदबाज को मिल गई तो उसके बाद बल्लेबाजों के लिए खेलना मुश्किल हो रहा था। इसके बावजूद भारतीय बल्लेबाजों ने, भारतीय गेंदबाजों ने और जो टीम ने जो दिखाया है हौसला, जज्बा जो दिखाया है, उसका नतीजा निकला है। आप जैसे बता रही हैं, क्रिकेट के इतिहास में मतलब अगर करीब 2,500 टेस्ट मैच हो चुके हैं, उसमें सबसे छोटा है और पिच की वजह से सबसे छोटा हो रहा है, तो जाहिर तौर पे पिच पे सवाल उठेंगे। पिच विलेन है, लेकिन इस विलेन पिच पे भी भारतीय बल्लेबाजों ने, भारतीय गेंदबाजों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, खासकर मोहम्मद सिराज की तारीफ करनी होगी। पहले मैच में सचिन तेंदुलकर कह रहे थे सिर्फ पिच असिस्ट नहीं कर रहा था, पिच पे जो लेंथ होती है, जहां पे आपका कंट्रोल होता है बॉलर का, वो एक पेसर का जो लेंथ को उन्होंने मेंटेन किए रखा, एक लाइन पे बल्लेबाजों को टेस्ट करते रहे, वो बहुत बड़ी काबिलियत की भी बात है। मतलब गेंदबाजों से आपको श्रेय हटा नहीं सकते। इसमें दोनों ही इनिंग में मोहम्मद सिराज और बुमराह ने कमाल की गेंदबाजी की। उनके पास और भी बढ़िया गेंदबाज माने जाते हैं, कागिसो रबादा, लेकिन अपनी ही पिच पे वो कारनामा नहीं कर सके जो भारतीय गेंदबाजों ने किया। तो जाहिर तौर पे भारतीय गेंदबाजों की, भारतीय टीम की तारीफ करनी पड़ेगी। और राहत की बात यह भी कि अब तक सीरीज में ऐसा कभी नहीं हुआ, जब से इंडिया साउथ अफ्रीका से खेल रहा है, कि वहां जाके कोई पूरी तरह से क्लीन स्वीप में हम हारे। पहले मैच के हार के बाद हमें लग रहा था कि कहीं क्लीन स्वीप ना हो जाए, 2-0 से हम ना हार जाए, और बहुत तरह की एक जो माइंड गेम्स भी शुरू हो गया था। लेकिन भारतीय टीम ने जबरदस्त वापसी की है और भारतीय टीम इस जीत को लंबे समय तक भारतीय फैंस इसको याद रखेंगे। टेस्ट इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट भी कहा जा रहा है। भारत की शानदार एक तरह से जीत रही और सीरीज बराबर हो गई। धन्यवाद आपका विमल मोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार वापस अब इस खबर के बाद लौटते हैं यूपी रेरा के खबर पे, जिसमें एक तरह से ये लग रहा है कि जो घर खरीदार है उनके लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन जो बिल्डर्स हैं वो इसे कैसे ले रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं सुरेश गर्ग जो सीएमडी है निराला एस्टेट के, और मिहिर गौतम हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज एडिटर। मिहिर, ये जो यूपी रेरा का आदेश आया है अब, उस पर किस तरह का फायदा होम बायर्स को होता दिख रहा है और क्या फर्क पड़ेगा इसमें, पारदर्शिता किस तरह से बढ़ रही है? देखिए, सबसे बड़ा फायदा ये होगा इसके बाद में नगमा कि इस सेक्टर में सबसे बड़ी कमी जो है वो है पारदर्शिता की। वो लगातार कम होता रहा। अगर आप घर खरीदने जाएं तो आपको ये बताया ही नहीं जाता था कि आपका घर कितना, किस साइज का है और उस घर में क्या क्या, कितना बड़ा वो होगा। हाँ। होता क्या था, लोग जाते थे लेने, अभी आपने सुना उन्होंने खुद कहा कि 40 से 50% तक सुपर एरिया में इंक्लूड कर देते थे। यानी लोगों को कितना छोटा घर मिल रहा है। अगर किसी ने 1100 स्क्वायर फीट के 2 लोगों ने घर खरीदा हुआ है तो दोनों के घर में काफी फर्क आ जाता था। और पैसा उस हिसाब से आप कह सकती हैं कि अब बिल्डर्स शायद बढ़ा दें। होगा क्या कि अब उन्हें जो है कारपेट एरिया पे फ्लैट्स बेचने पड़ेंगे, तो हो सकता है कि वो अपने प्राइस को बढ़ा दें। लेकिन फिर भी ये पारदर्शिता रहेगी इस सेक्टर में कि इस सेक्टर में अब जो घर है हमें पता होगा कि वो कितना बड़ा हमें मिलने वाला है। तो इस हिसाब से वो इंसान प्लान कर सकता है कि मान लीजिए कि 900 स्क्वायर फीट का घर अगर कोई बिल्डर 50 लाख में दे रहा है और उसके बगल में कोई बिल्डर 900 स्क्वायर फीट का फ्लैट जो है वो 48 लाख या 47 लाख में दे रहा है, तो आप निर्णय लेने की स्थिति में होंगे। पहले ये निर्णय लेने की स्थिति आपके पास नहीं थी, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता था आपका घर कितना बड़ा होगा और सुपर एरिया के नाम पर आपको लगता था कम पैसे दिए जा रहे हैं। तो क्या बिल्डर्स इस बात को बिल्कुल भी क्लियर नहीं करते थे, या कोई पारदर्शिता नहीं थी, या घर खरीदारों के पास ये विकल्प नहीं था जानने का कि क्या है इसका सुपर एरिया, क्या इसका जो बिल्ट इन एरिया है, कारपेट एरिया, वो क्या है? देखिए, होता क्या था, जब आप घर खरीदने जाएं तो आपको सबसे पहले आप पूछते थे उससे क्या है।
तो एक शब्द है जो प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू ज्यादातर लोग जाते हैं, तो कहा जाता है लोडिंग कितना है इसमें, तो बोलते थे 20% है, कोई बोलता था 15% है, कोई बोलता था 10% है, बट ये पेपर पर नहीं होता था। ये जो होता था, आपने कह दिया, मैंने सुन लिया, बड़ी लॉबी आपने बना दी, लेकिन वो जो बड़ी लॉबी है उसका पैसा आपने उस घर खरीदार से ले लिया जो घर खरीदार वहां फ्लैट लेने गया था। कायदे से नियम ये है कि वो बनाने की जिम्मेदारी बिल्डर की है, और वो रेरा के सामने इसको बताते भी हैं कि हम ये बना रहे हैं, ये सुविधाएं दे रहे हैं, ये सारी सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन बाद में जब होता है वो घर खरीदार से ही उसके भी पैसे ले लेते हैं, एक्स्ट्रा पैसे ले लेते हैं। पैसा तो बिल्डर को देता ही है घर खरीदार, लेकिन उसके एक्स्ट्रा और पैसे ले लेते हैं वो साथ में। तो ये एक बड़ी समस्या है इस सेक्टर में। उम्मीद करनी चाहिए कि यूपी रेरा अच्छे अच्छे आदेश दे रहा है लगातार पिछले कुछ दिनों में। ये उस कड़ी में एक बहुत बड़ा फैसला ये माना जा सकता है। घर खरीदारों को इससे काफी राहत है कि बहुत एक क्लैरिटी है, एक साफ पारदर्शिता ये नजर आ रही है। तो सुरेश गर्ग जी, आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? बिल्डर्स को इससे क्या फायदा होगा या कुछ नुकसान नजर आता है? मैम, ऐसा है कि ये कोई जैसे नया फैसला नहीं है, ये खाली एक्ट की इंटरप्रिटेशन है। ऑलरेडी रेरा एक्ट के अंदर ये प्रोविजन है, और जहां तक मैं समझता हूं आज की डेट में 99.99% बिल्डर रेरा आने के बाद में सुपर एरिया, बिल्डअप एरिया, कारपेट एरिया सब डिक्लेयर करके ही बेच रहे हैं, और उसी के हिसाब से एग्रीमेंट भी करते हैं। मेरे हिसाब से कोई भी बिल्डर ऐसा नहीं होगा जो बगैर कारपेट एरिया लिखे आज की डेट में एग्रीमेंट करता होगा। ये एक और तो फिर आपको क्यों लगता है कि इस समय यूपी रेरा को ये साफ करने की जरूरत पड़ी है? कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो हो ही रही थी। जहां पे भी कोई 1-8% की अगर ऐसी पोजीशन होगी तो वो और क्लियर हो जाएगा कि उनको एग्रीमेंट के अंदर कारपेट एरिया लिख के चलना है, ब्रोचर के अंदर लिख के चलना है, बायर को कारपेट एरिया बताना है। मेरे हिसाब से 99% आज भी इसको फॉलो कर रहे थे। 1-8% अगर कहीं नहीं कर रहे हैं तो ये रेरा का आदेश या वर्क जो ऑफिस ऑर्डर आया है ये इसने और क्लियर कर दिया है, तो वो भी इसको पालन करेंगे। नगमा जी, आमिर, एक पॉइंट है, इन्होंने कहा कि रेरा में क्लियर है, रेरा में बहुत कुछ क्लियर है, लिखा हुआ है। आपको पता है जो फ्लैट्स बनाए जाते हैं, जब उसका निर्माण होता है, आप बाहर में किसी उसके दिखाने के लिए कोर्ट के फोटोग्राफ्स या आप स्विमिंग पूल के फोटोग्राफ्स नहीं लगा सकते हैं। ये रेरा में है जी, कि आप ये नहीं लगा सकते कि आपने कहीं से आर्टिफिशियल फोटो उठाया अमेरिका का और उसको यहाँ चिपका करके और वो चारों तरफ आप दिखा रहे हैं। क्या बिल्डर्स ने ये करना बंद कर दिया है? कल हो के अगर रेरा इस पे कहे कि अब आपको ये मानना पड़ेगा, अगर आप नहीं मानेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे, तो बात सही है कि वो रेरा में है पहले से, बट आप लोग अगर मान नहीं रहे हैं तो उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए यूपी रेरा को फिर से ये बात कहना पड़े सामने आकर के चेयरमैन को कि नहीं साहब, आपको ये बातें माननी पड़ेंगी, आपको इस हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। अब आप सुपर एरिया नहीं बेच सकते। अगर आप बेचेंगे, क्योंकि केसेस बहुत सारे हैं, रेरा के पास बहुत सारे ऐसे केस पड़े हुए हैं जहां पर लोगों को कहा गया था कि आपको 1400 स्क्वायर फीट का घर मिल रहा है, पता चला वो घर जाकर के 800, 900, 1000 स्क्वायर फीट का मिल रहा है, 400 स्क्वायर फीट का। तो इस आदेश से सुरेश गर्ग जी, आपने सही कहा कि ये रेरा में था, मिहिर भी वही बात कह रहे हैं कि रेरा में था, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं और इसको दोबारा, जैसा मैंने पूछा था कि फिर जरूरत क्यों पड़ी रेरा को इस बात को सामने लाने की, जाहिर है कि कहीं ना कहीं इस पे कंप्लायंस नहीं हो रहा था और बहुत सारे ऐसे केसेस रहे हैं रेरा के पास, जिसकी वजह से एक बार फिर से ये साफ किया जा रहा है कि आप सुपर एरिया पर फ्लैट की बिक्री नहीं कर सकते, उसे अवैध माना जाएगा। कारपेट एरिया के आधार पर फ्लैट बेचना होगा, सुपर एरिया का औचित्य नहीं है। तो इसमें अब कंप्लायंस की गुंजाइश बढ़ी है, अगर वो 1% बिल्डर भी रहे तो। जी बिल्कुल, ये रिमाइंडर है। अगर 1% लोग भी सुपर एरिया, कारपेट एरिया डिक्लेयर नहीं करके चल रहे हैं तो अब डिक्लेयर करें। ये रेरा का एक रिमाइंडर की तरह ही हम मानते हैं इसको, और जो भी अगर 1-8% नहीं कर रहे हैं तो उसको फॉलो करें हम भी। और आपको लगता है कि अच्छी बात है कि एक बार फिर से सामने आया है और बिल्डर जो बायर्स हैं, घर के खरीदार हैं, जो बहुत सारे लोग, माफ क्या कहा आपने? एक रिमाइंडर है, एक चेतावनी है। अगर कोई ये नहीं करके चल रहा है तो, अगर कोई गलत करके चल रहा है या कारपेट एरिया नहीं, तो वो तमाम घर खरीदार, अभी उनके पास विकल्प क्यों नहीं हो रहा था कि जो, मिहिर आपको क्या लगता है कि जो लोग परेशान थे या जो केसेस थे, जो अभी जैसे हमें जो यूपी रेरा के अध्यक्ष हैं वो बता रहे थे कि विकल्प है अब बायर्स के पास कि वो जाएं रेरा में शिकायत करें, अगर पैसे ज्यादा लिए गए हैं तो वापस होगा, रिफंड होगा, अगर आपको कम एरिया बेचा गया है ज्यादा बता के तो ये विकल्प पहले भी था पर लोग जा नहीं पा रहे थे। बिल्कुल था, लेकिन सवाल वहीं पर है कि आप मानने को कितना तैयार हैं। बहुत सारे विकल्प है वहां पे,
वहां पर विकल्प है कि आपने अगर बोला है इतने समय में फ्लैट देना, अगर आप नहीं दे रहे हो तो आपको इतना % जुर्माना देना होगा। बहुत वो सारे follow विकल्प कहाँ हो रहा है, है? लेकिन सवाल है कि उसको नहीं माना जा रहा है, तभी यूपी रेरा के पास लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। घर खरीदार लगातार रेरा के पास जा रहे हैं और रेरा लगातार जजमेंट्स दे रहा है इसके ऊपर में। तो मुझे लगता है कि पारदर्शिता की दिशा में रेरा तो काम कर रहा है, कई बिल्डर्स भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है सारे बिल्डर्स उस तरह के हैं, अच्छे बिल्डर्स हैं जो कर रहे हैं, लेकिन जो उसमें खराब है बिल्डर्स, उस पर खुद बिल्डर्स की संस्था क्रेडाई है, उसको सामने आकर के उन पे कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि एक मैसेज जाए कि आप भी पारदर्शिता इस सेक्टर में चाहते हैं। तो सुरेश गर्ग जी, बिल्डर्स की भी संस्था क्रेडाई जो है, या बिल्डर्स जो आपके जैसे नियमों को मानने वाले बिल्डर्स हैं, वो ऐसे बिल्डर्स 1% ही सही, उनके खिलाफ अब थोड़ी सी ज्यादा आप चौकस होंगे, उनको कंप्लायंस वो भी करें, बिल्कुल सही, सजगता बिल्कुल सही बढ़ेगी। कर रहे हैं नगमा जी। ऐसा ना, हमने एक रेरा के साथ में मिलकर एक काउंसिलेशन फॉर्म बनाया हुआ है क्रेडाई ने, और किसी बायर की भी कोई शिकायत होती है तो हम उसमें साथ बैठते हैं और हर 15 दिन में 20-25 कंप्लेंटें वहां बैठ के सोल्व करते हैं। रेरा जब से आया है लोगों का विश्वास बढ़ा है और ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ी है। कहीं अगर रेरा को लगता है कि थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी कम है तो वहां वो रेरा अपना जागरूक करने का काम कर रहा है, और हम भी उस काम को और आगे बढ़ाएंगे और हम उम्मीद करेंगे कि 100% लोग इस प्रोविजन का कंप्लायंस करें। जी ठीक है, धन्यवाद आपका। आपने अच्छी बात कही कि आप कोशिश करेंगे कि 100% लोग इसका कंप्लायंस करें। मैं धन्यवाद। ये जरूर है कि एक अच्छी पहल है और रेरा ने एक और अच्छा आदेश दिया है जो कि घर खरीदारों के हित में होगा और अच्छे फैसले लगातार रेरा दे रहा है। तो उम्मीद है कि जो मुश्किलों में फंसे हुए लोग हैं उनके लिए राह जो है वो थोड़ी और आसान होगी। 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं हम, और ब्रेक के बाद खबर अरविंद केजरीवाल की आपको दिखाएंगे। ईडी पूछताछ को लेकर आप और बीजेपी के बीच में किस तरह की जुबानी जंग जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईडी के समन को लेकर बीजेपी पर जमकर हमले बोले और कहा कि सीबीआई ने 8 महीने पहले बुलाया था, मैं गया था और उनके सारे सवालों के जवाब दिए थे, लेकिन अब ये लोग लोकसभा चुनाव से 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना नहीं है, बल्कि पूछताछ के लिए बुलाकर गिरफ्तार करवाना है ताकि मैं चुनाव में प्रचार न कर सकूं। सच्चाई ये है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। और सवाल किससे पूछ रहे हैं? जांच एजेंसी से। मतलब इसे शब्दशः ना लिया जाए। वैसे तो सारी जनता उस भाव को समझती है। हिंदी में एक कहावत होती ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज उसी किरदार को वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक टेक्निकलिटी की बात है, तो अगर उनको लगता है कि कोई टेक्निकल इश्यू है तो वो न्यायालय से जाकर समाधान प्राप्त कर सकते थे, मगर यहां टेक्निकल नहीं, मॉरल इश्यू है। यहां न्यायिक विषय नहीं है, यहां नैतिक विषय है। और केजरीवाल जी का वहां जाने से बचना यह स्वतः प्रमाणित करता है कि उनको यह पता है कि वो इस जांच की आंच से बच नहीं सकते। और सूत्रों के मुताबिक शराब घोटाले में ईडी जल्द ही अरविंद केजरीवाल को चौथा समन भेजेगी। ईडी अरविंद केजरीवाल के भेजे जवाब का परीक्षण कर रही है। ईडी जवाब का परीक्षण करने के बाद चौथा समन भेजेगी। सूत्रों के मुताबिक आज अरविंद केजरीवाल से कोई पूछताछ या गिरफ्तारी नहीं होगी। कल तीसरे समन के बाद भी अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे।